आरएनए, जैसे आपका डीएनए होता है वैसे मनुष्य में आरएनए भी होता है। तो जवाब दीजिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जवाब दो, क्या होता है मुख्य कार्य आरएनए का। और सभी बच्चे कमेंट करना चालू करेंगे, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। अगर आपने पढ़ा है तो जवाब देंगे इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि साइंस में आरएनए, डीएनए, जीव विज्ञान से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे ना, याद रखना। जो जीव विज्ञान का टॉपिक है उससे ज्यादा सवाल आपके पूछे जाएंगे और ये आपको पढ़ना है बच्चों। जवाब देंगे आरएनए का, हाँ, प्रोटीन का संश्लेषण करना। देखो, प्रोटीन का संश्लेषण से प्रोटीन को तोड़ना होता है ना, प्रोटीन को संश्लेषित करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ये याद रखना। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आपके एग्जाम में आता है। ऐसे सवालों को बिल्कुल मिस ना करें, ऐसे सवाल हमेशा दिमाग में बना के चले बच्चों। ठीक है, अब देखो व्हाट इज आरएनए, फुल फॉर्म पूछा जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है आरएनए का फुल फॉर्म। देखिए, मैक्सिमम सवाल कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसी सवाल से स्टार्ट करता है एग्जामिनर कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या बताएंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। तो सारे बच्चे जो भी कॉपी मेंटेन करते हैं यूट्यूब से हमारे, वो नोट्स जरूर बनाए इसकी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आरएनए पे सवाल आएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण तो करता ही करता है, प्रोटीन को तोड़ता ही है, पर फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मस्तिष्क ज्वर, ज्वर मतलब एक प्रकार से बुखार समझ लीजिए, ये बुखार होना चाहिए। वो किस जीव के कारण होता है, कौन सा जीव है उसके कारण मस्तिष्क ज्वर होता है। सवाल अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। कुत्ता, जीवाणु, कबूतर, सुअर। अब ये तो आप पकड़ लेंगे ना भाई। आप देखिए, आपके मस्तिष्क में जो बुखार चढ़ जाता है, बोलते नहीं बुखार हो गया है। हाँ, डेली नोट्स अपडेट करिए, डेली नोट्स अपडेट करिए बच्चों। ये सवाल आपको बहुत लंबा काम आएगा। जवाब दीजिए, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है, बताइए। आपने पढ़ा है कभी सवाल को, कमेंट करिए बच्चों। अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। बताइए, जीवाणु कारण होता है, करेक्ट है। देखिए, मस्तिष्क में बुखार चढ़ जाना, अगर जीवाणु आपके मस्तिष्क में आएगा तो इससे कई बार मौत भी हुई है ना, है ना। देखो, पर हमको उससे क्या करना है कि इससे मौत हुई है कि नहीं। हमारा रहता है कि सर हम एग्जाम के लिए क्या करें। याद रखिए, सवाल डायरेक्ट आता है। मस्तिष्क ज्वर, है ना, इसे बोला जाता है मेनिंजाइटिस। एक बहुत खतरनाक संक्रामक रोग होता है ये। अगर ये हो गया, शरीर में प्रवेश कर गया, तो ये आपकी रीढ़ की हड्डियों को कमजोर कर देगा, सूजन कर देगा, मतलब ये आपको मौत के मुंह में डालेगा। ठीक है, तो आप ये नाम बिल्कुल याद रखना है, मैं लिखवा दे रहा हूं, ये मेनिंजाइटिस नाम याद रखिए। ठीक है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। बहुत प्यारा सवाल है ये। वन जीन समझते हैं ना, जेनेटिक्स। वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। क्या सवाल है ये, आने वाला सवाल है आपके एग्जाम में। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। पढ़े हो कभी, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपके नॉलेज में होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हो। जवाब दीजिए, आंसर क्या, किसने दिया था। नाम याद रखना, विडल और टेटम। नाम याद रखेंगे सारे बच्चे, इसके नोट्स बनाएंगे। इस नोट से एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था, विडल एम टेटम। ठीक है, ये होता क्या है वन जीन वन एंजाइम। अब इसके बारे में अंदर समझाऊं तो समझ लीजिए ना कि प्रत्येक जीन में केवल एक ही एंजाइम का कोड होता है। एंजाइम हमारे शरीर में पाया जाता है। इसके अंदर मत जाइए, इतना काफी है इसके लिए। घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। अच्छा सवाल है, घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। अब ये आयोडीन की कमी से होता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूं, लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेना कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है बच्चों। ठीक है, अब ये कौन सी, देखो ये तो सबको पता है कि आयोडीन की कमी से ऐड भी आया है, घेंगा रोग होता है। अब इसमें कौन सी ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। आपने ग्रंथि वाला सवाल बहुत कम देखा होगा कि कौन सी ग्रंथि का बढ़ाव हो जाता है तो घेंगा रोग होता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, अच्छे से जवाब दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। थायराइड ग्रंथि बेटा, थायराइड ग्रंथि। अगर थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगी तो घेंगा रोग होता है। तो ये सवाल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। ठीक है, इसको याद रखना। देखो ये यहीं पे है, ये आपकी ये ग्रंथि रहती है, ये अगर ये बढ़ गई, दिख रहा है आपको, तब आपको समझ लो क्या हो गया है, घेंगा रोग हो गया है। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। अगर ये ग्रंथि बढ़ जाएगी तो आपको घेंगा रोग हो गया है। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, कॉपी में नोट करके चलना, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं। अच्छा सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं। पौधा है, फूल नहीं बना तो बीज नहीं बनेगा, उसे क्या कहा जाता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है ये। और ये देखो, ये सारे सवाल आपको अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे होंगे, पर जिस दिन हम पेपर देने जाएंगे, जिस दिन हम पेपर के लिए तैयार होंगे 1 घंटा पहले, लगेगा कि हमने तो पढ़ाई किया ही नहीं यार, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये हमको फील होगा। तो क्या बोला जाता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो जवाब दीजिए, क्या बोला जाता है। उसे बोला जाता है क्रिप्टो गेम्स। क्या बोला जाता है, क्रिप्टो गेम्स। जिनके पास नहीं होगा इस आंसर को लिख लेना,
क्रिप्टो गेम्स बोला जाता नहीं, जिम्नोस्पर्म नहीं बोला जाता, क्रिप्टो गेम्स बोला जाता। तो ठीक है, हेपरिन का निर्माण खालिस्तान के द्वारा होता है। कमेंट करके बताइए मुझे, हेपरिन का निर्माण खालिस्तान के द्वारा होता है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, हेपरिन का निर्माण खालिस्तान के द्वारा होता है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, कमेंट करके जवाब देंगे। हाँ, फिर मैं बताऊंगा आपको हेपरिन क्या होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आते जाइए, बताइए हेपरिन का निर्माण कहाँ होता है। ये पढ़े हुए वाला सवाल, ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। देखिए, अस्थि मज्जा में तो रक्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कोशिकाओं में हेपरिन का निर्माण होता है। नहीं नहीं, हेपरिन समझना बेटा, खून के थक्का जमने के लिए ये रोकथाम करता है ना, मतलब खून का थक्का बनाने की रोकथाम करना किसका काम है? हेपरिन का है। मतलब विटामिन के की कमी से होता है। अगर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है तो बॉडी में विटामिन के की कमी है। ये हेपरिन नामक है ना, ये हेपरिन के कारण ही जो भी रक्त का प्रभाव होता है खून के थक्का जमने में, रोकथाम करने में ये काम करता है बच्चों। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। सूक्ष्मतम जीव कोशिका है, बहुत अच्छा सवाल है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी होती है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी होती है? जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, विषाणु है कि ईस्ट है? बताओ मुझे कमेंट करके कौन सी है। और ये सवाल आते हैं एग्जाम में, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी जीवित कोशिका कौन सी है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है बच्चों। ये कई बार पूछे जाएगा। जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा। ये सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का साइज बहुत छोटा होता है, 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। सबसे छोटा जीवित कोशिका माना जाता है, मतलब जिंदा है वो, है ना। ठीक है, इस बात को याद रखना। कभी कभी इसका आकार पूछ सकता है, अगर आकार नहीं पूछेगा तो इसमें भी आप लोग जवाब देना गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? कवक समझते हो ना, कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? अच्छा सवाल है, कमेंट करके बताओ। कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा होता है? स्टार्च होता है, फैक्ट्रोज होता है, ग्लाइकोजन होता है कि सुक्रोज होता है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं जितने भी अभी आप लोगों को सवाल करा रहा हूं कि प्रयोगशाला का आपने फॉर्म डाला हुआ है और साथ में आपको हॉस्टल वार्डन का भी तैयारी करना है। तो ये साइंस के सवाल, विज्ञान के जो प्रश्न आएंगे वो कुछ इसी लेवल पे आने वाले हैं बच्चों। जवाब देंगे, क्या होगा इसका आंसर? हाँ, कवक में संचित भोज्य पदार्थ का नाम बताइए, क्या हुआ? इसको बोला जाता है ग्लाइकोजन। क्या बोला जाता है बेटा? ग्लाइकोजन कहा जाता है, कहा जाता है ग्लाइकोजन। इस बात को याद रखना, है ना, इस चीज को याद रखना। ग्लाइकोजन का कार्य क्या होता है? देखिए, एक प्रकार से ये भी ऊर्जा का भंडार है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है। ग्लूकोज का एक पॉलीसैकेराइड फॉर्म होता है ग्लाइकोजन, ठीक है, जो ग्लूकोज को बॉडी में ऊर्जा प्रदान करने के लिए छोड़ देता है। अच्छा, ये तो हम पढ़ लिए। सर, एग्जाम में कवक से डायरेक्ट सवाल पूछेगा, दो सवाल बना सकता है कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है और ग्लाइकोजन टूटता किसमें है? तो याद रखना, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज किस काम आता है? वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो दो टर्म्स पे सवाल बनेंगे, इन दोनों टर्म्स को प्रॉपरली समझ के चलना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है हमारे शरीर में। ये मानव शरीर की बात कर, और जब भी मैं मानव की बात करता हूं उसमें पुरुष भी आएगा और उसमें महिला भी आएगी, है ना। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत, और ये बात आप क्वेश्चन के साथ समझिए कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? मांसपेशी कौन सी होती है मानव शरीर में? सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? उंगली की कलाई की, जांग की जबड़े की? अब आप खुद समझ सकते हो कि सबसे मजबूत कौन सी होती है। हाँ, जबड़ा रे, जबड़ा। जबड़ा सबसे ज्यादा मजबूत मांसपेशी वाला होता है, जबड़ा। आपका जबड़ा अगर कभी कुछ हो भी जाएगा टूटेगा नहीं, ठीक है, समझेंगे। देखो, ये जबड़ा है। अब देखो, ये तो आपका क्वेश्चन बना कि सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है। अब ये मैं जो आपको समझाने के लिए, ये जो जबड़ा होता है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये आपका जबड़ा है, ये आपका जबड़ा है, ये मजबूत होता है। क्यों होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी मेन मटेरियल से बनता है ना। मांसपेशी होता है, मजबूत होता है, क्योंकि ये दांतों को भी मेंटेन करता है, जबड़ा, ठीक है। तो एग्जामिनर का जो सवाल बनेगा ये इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। कितने दांत होते हैं ये पूछ सका है कई बार, पर ये याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण देखो। गोलाकार प्रोटीन एक शब्द दे दिया है और मैं आप लोगों को बोलूंगा आप इस चीज को सीधे आंसर वाइज याद करना। इसमें प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं। प्रोटीन होता क्या है, उस पर क्या सवाल बनता है, मैं बता देता हूं। मांसपेशियों का जो कहते मरम्मत कौन करता है? अगर सवाल आ गया एग्जाम में कि शरीर की, आपके शरीर की जो मांसपेशी है, मांसपेशियों का मरम्मत कौन करता है? कौन करता है? तो आप बताएंगे कौन करता है? वो करता है प्रोटीन। आंसर लगाएंगे प्रोटीन, यहां पे गलत नहीं है। पर अगर गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण पूछेगा तो लगाएंगे एल्ब्यूमेन, है ना। ये डायरेक्ट याद रखना बच्चा, कई बच्चे इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन में होता है। गोलाकार प्रोटीन इस टाइप का दिखता है हमारे पास, पर ऐसा
विजुअल है नहीं, पर ये याद रखना है चीज को, ठीक है, जो बता रहा हूं मैं आपको। डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है? देखिए, आपने सुना एक क्वेश्चन हमने हाल ही पे करा, उस क्वेश्चन का नाम था कि प्रोटीन का संश्लेषण, जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहां होता है? ये आपने सुना। प्रोटीन का संश्लेषण कहां पे होता है? वो होता है आरएनए में। ये आपने सुना, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। अब डीएनए का संश्लेषण की प्रवस्था कौन सी होती है, उसे क्या बोला जाता है? ये सवाल पूछ रहा है, ठीक है। सवाल थोड़ा सा समझ के परे लगेगा आपको, आंसर बता दे रहा हूं, उसे इंटरफेज बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? इंटरफेज बोला जाता है डीएनए के संश्लेषण की व्यवस्था, ठीक है। ये सवाल याद रखना आ सकता है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, है ना। डीएनए का संश्लेषण करना, ठीक है, आपका जो डीएनए बना रहता है, ठीक है। अगला सवाल, एंजाइम का सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। देखिए एंजाइम, ये एंजाइम हमारे मानव शरीर में पाए जाते हैं, ये मानव शरीर में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पाए जाते हैं बच्चों मानव शरीर में, ठीक है। अब एंजाइमों की सर्वाधिक संख्या कहां मिलती है? बताओ मुझे। शाकाहारी खाना से मिल जाएगा, कि मांसाहारी खाने से मिलेगा, कि सभी खाने से मिलेगा, कि परजीवी से मिलेगा? तो एंजाइम, बॉडी में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं भाई, खाना पचाने का एंजाइम अलग होता है, अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। क्या इसका आपको आंसर लग रहा है? तो इसका सही आंसर के साथ अगर बच्चे जाना चाहेंगे तो लगाएंगे सर्वाहारी। अगर आप मांस भी खा रहे हो और अगर आप शाकाहारी भी खा रहे हो तो सर्वाहारी होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये गलती नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? बुढ़ापा, देख रहे हो, एक समय इंसान जवान रहता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होना चालू हो जाता है। तो बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये बहुत प्यारा सवाल है। ये आदमी बूढ़ा हो गया है, अब इसका अध्ययन कोई करना चाहेगा तो क्या करेगा? जवाब दीजिए। क्या बोला जाता है भाई बुढ़ापे के अध्ययन को? डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, सपनों के अध्ययन को, बुढ़ापों के अध्ययन को, रेशम पालन को, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है जेरेंटोलॉजी। क्या बोला जाता है? जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, जेरेंटो। भाई अब इसको समझें कैसे कि आदमी बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, क्या कहलाएगा? जेरेंटोलॉजी। कई लोग ट्रिक से याद कर, ट्रिक से याद मत करिए, नाम याद रखिए, जेरेंटोलॉजी। बुढ़ापे के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है बच्चों। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए यकृत, अगर आप लीवर देख पा रहे हैं, लीवर करता क्या है? शरीर की जो गंदगी होती है उसको छानने का काम करता है। क्या करता है? एक प्रकार से छन्नी है, ये छानता है, ये है ना। अगर आपको लीवर दिख रहा होगा तो लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो समझिए बच्चों, क्या कहते हैं बताइए। फैटी लीवर, समझिए ना, सुने होंगे कहीं ना कहीं फैटी लीवर हो गया है, तो लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं, याद हो जाना चाहिए, आता है एग्जाम में क्वेश्चन। बताओ मुझे, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? हाँ, हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी कहा जाता है लीवर के अध्ययन को। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको बनाने आना चाहिए। मनुष्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से होते हैं? मनुष्य की बात होगी बेटा तो बार बार बोल रहा हूं, डिफाइन कर लेना। एक तरफ पुरुष की बात कर रहा है और एक तरफ महिला की बात कर रहा है, दोनों एक ही है ना। अब उनके शरीर में सर्वाधिक कौन सा प्रोटीन मिलता है? भाई प्रोटीन हमारे शरीर के ऊतकों के विकास के लिए, टिश्यूज के विकास के लिए अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा मिलता है? कमेंट करके बताइए, सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा मिलता है? अगर आपने पढ़ा होगा कभी, नहीं, इसे बोला गया है कोलोजन, है ना। याद रखना इस प्रोटीन का नाम क्या है? कोलोजन, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइसिन होता है, बताओ मुझे कमेंट करके, लाइसिन क्या होता है? हाँ, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। देखिए मैं आपको 50 बार समझा रहा हूं, अगर आप प्रॉपर इंसान, मनुष्य की बॉडी स्ट्रक्चर की पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप मनुष्य की बॉडी की पढ़ाई नहीं करोगे, उससे ज्यादा सवाल आएगा, मनुष्य के बॉडी स्ट्रक्चर से ज्यादा सवाल आएगा। लाइसिन होता है, जवाब दीजिए क्या होता है? हाँ, मैं देखिए, आप तैयारी जो कर रहे हो भाई, तैयारी हम कर रहे हैं, पढ़ाई हम कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ हमको नॉलेज होना चाहिए कि हमको सवाल क्या पूछेगा, जवाब दो। लाइसिन क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल। देखो शरीर को, हमारे शरीर को 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, एमिनो अम्ल की 20 चाहिए भाई, ठीक है। इस बात को याद रखना, एंजाइम नहीं है ये, है ना, एमिनो अम्ल है, समझेंगे। लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है जिसका उपयोग ठंडे घाव और दाद वायरस के कारण अन्य जटिलताओं का इलाज के लिए किया जाता है। देखो ये एमिनो अम्ल हमारी बॉडी को ही तो रिकवर करते हैं, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, लाइकेन समझते हो ना, लाइकेन शैवाल समझते हो ना। नदी तालाब के पास जाओगे, नदी और तालाब के पास जाओगे तो आपको इस टाइप का चीजें मिलेगा देखने को। तो लाइकेन में पाए जाने वाले शैवाल प्रायः होता है, भूरा होता है, हरा होता है, नीला हरा होता है कि लाल होता है? लाइकेन, बताओ मुझे कमेंट करके आंसर क्या होगा, क्या होता है लाइकेन में पाए जाने वाला सवाल? बताओ, अच्छा सवाल है बच्चों, और ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, आपसे बनना चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा? लाइकेन वाला सवाल जानते हो आप लोग?
कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा लाइकन में। हाँ, नीला हरा मिलता है। शाबाश बच्चों, क्या मिलता है? नीला हरा मिलता है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनती है। अधिकांश एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होता है? ये अपने शरीर के अंदर रोगों से लड़ने में मदद देती है बेटा। बताओ कमेंट करके बताओ। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती है, किससे बनती है? जवाब दो। तो इसका सवाल, इसका आंसर क्लियर हुआ। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई किससे बनती है? ये बनती है बैक्टीरिया से। किससे बनती है? बैक्टीरिया से बनती है बच्चों। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां किससे बनती है? बैक्टीरिया से बनती है। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? अच्छा सवाल है ये। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? यकृत, लीवर, लीवर दिखाया था ना, लीवर। जवाब दीजिए मुझे, किस रूप में भोजन को संचित रखता है यकृत? बताओ कमेंट करके, किसमें रखता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन? जवाब दीजिए, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में आ सकता है। जवाब दो। करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजेन। किसमें रखता है? ग्लाइकोजेन में। मैंने आपको बताया ना, ग्लाइकोजेन पावर, मतलब पावर देता है बॉडी को। ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में टूट के पावर देता है। एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का भंडार होता है ये, भंडार रूप होता है। क्या होता है ये? कार्बोहाइड्रेट का एक भंडार रूप होता है ग्लाइकोजेन। ठीक है, इस बात को सारे बच्चे याद रखना है ना। ये भोजन की आपूर्ति करता है बॉडी में हर चीज के लिए। ठीक है। केसीन प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? क्या है? कौन सा है? जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? दूध है, मस्तिष्क है, मांस है कि अंडा है? अब मस्तिष्क तो हो नहीं सकता, ये तो ब्रेन हो गया, यहीं से कैंसिल आउट कर लेना इसको। दूध है, मांस है कि अंडा है? बताओ मुझे कमेंट करके। मिल्क है। मिल्क में ही केसीन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, दूध में जो केसीन पाया जाता है वो होता क्या है? देख तो रहा हूं और कैसे देखूंगा, है ना। केसीन में, दूध में मुख्य रूप से ये प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, 21 एमिनो एसिड होते हैं, इसमें भी जो केसीन को नियंत्रित करने के एसिड पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है। तंत्र का अध्ययन खालिस्तान कहते हैं। न्यूरो सिस्टम, अगर आपने पढ़ा होगा, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। अच्छा सवाल है ये। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है। जवाब दीजिए, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, क्या कहते हैं बेटा इसको? क्या कहते हैं बताओ। चलो, पढ़े हो? न्यूरोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। कानों में कुल हड्डियों की संख्या। कान, आपके कान है, इसमें कितने हड्डियां होती हैं? मैंने क्या कहा है? आपको मानव स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। मानव शरीर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, मानव शरीर को पूरा पढ़ना पड़ेगा बच्चों। कानों में कुल हड्डियों की संख्या। अब ये बच्चे अब तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? शरीर में कितनी हड्डियां होती है, शरीर में कितनी हड्डियां होती है। आपने यही पढ़ा होगा, यही पढ़ते आ रहे हो। नहीं, कानों में कुल कितनी हड्डियां होती है? बताओ मुझे कमेंट करके। 6 हड्डियां होती है। अगर आप तक नहीं पढ़े हो तो समझ लेना, ये हमारे कान है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 हड्डियां होती है कानों में। ऐसे सवाल भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपसे बनना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। चेहरे में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है? चेहरे में, फेस में कुल हड्डियों की संख्या। हमारा चेहरा है, फेस है, कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? जवाब दो। अच्छा सवाल है ये। हाँ, ये वाला सवाल भी आपने, अब तक लोग क्या पढ़ रहे हैं? शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये इसी में चल रहे हैं। नहीं भैया, अब कान का पूछ सकता है, चेहरे का पूछ सकता है। जवाब दो, आंसर क्या होगा? कितनी होती है भाई? चेहरे में, फेस में हड्डियों की संख्या 14 होती है ना। कितनी होती है? 14 होती है। ये भी पढ़ना जरूरी है। ये देख लो, मैंने एक 14 फाइकल बोन्स मैंने आपको दिखाए हैं। अब देखो, इसमें आप ज्यादा मत चले जाना, कई बच्चे रिसर्च लग जाते हैं। ये सिंपल सवाल है और आपको सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। इससे ऊपर नीचे सवाल नहीं आएगा। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। ठीक है। सिल्क प्राप्त की जाती है। सिल्क समझ रहे हो ना? सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? मैंने हिंट दिया है, बताइए मुझे। सिल्क का कपड़ा पहनते हो ना, सिल्क का आप जो कपड़ा पहनते हो, मैंने आपको हिंट दिया है। जवाब दो। सिल्क आपने कपड़ा पहना है, आपको हिंट भी दिया गया है ताकि आपसे गलती ना हो। सिल्क प्राप्त की जाती है। अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। जवाब दो मुझे कमेंट करके। सिल्क बताओ, सिल्क प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? ये आ सकता है एग्जाम में, और ये आ गया तो बनना चाहिए आप लोगों को। बताओ किससे प्राप्त की जाती है सिल्क? हाँ बताओ। कोकून से। वेरी गुड। कोकून से प्राप्त की जाती है। ये मैंने ड्राइंग दिखा दिया था ना कोकून का।
सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? एक वर्ग होते हैं ना जंतुओं के, आप सुने होंगे कि लोग जल में भी रहते हैं, लोग स्थल में भी रहते हैं, कोई कॉमन होता है उसे बोला जाता है उभयचर, है ना। तो एक जंतु वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? मोलस्का, ऑर्थोपोडा। बताओ कौन सा है? हाँ, ऑर्थोपोडा करेक्ट आंसर है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है ऑर्थोपोडा, करेक्ट आंसर है, करेक्ट जवाब है बच्चों, जिनको पता होगा। ठीक है, ऑर्थोपोडा में क्या क्या आता है बता दे रहा हूं, ये याद रखना। कॉकरोच आता है, झिंगा आता है, केकड़ा आता है, बिच्छू भी आता है, सेंटीपीड आता है, मक्खी आता है, टिक्स आता है, धुन आता है। अब एग्जाम में सर क्या ये सवाल पूछेगा? 100% पूछेगा कि झिंगा किस वर्ग में आता है, किस वर्ग में आता है। तो बता देना बेटा कितना, ऑर्थोपेडा में आता है, क्योंकि सवाल यहीं से निकालेगा, अलग से सवाल नहीं निकालेगा, तो याद रखना इस चीज को। पौधों का प्रजनन अंग है कौन सा है? बताओ मुझे कमेंट करके। ये आपको पौधा लगा दिया गया है, अब उसके प्रजनन का अंग कौन सा होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये आ सकता है बच्चों ना, ऐसे देखो बायोमेट्रिक और ये जो बॉटनी के सवाल होते हैं आते हैं। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है? जवाब दीजिए कमेंट करके। हाँ, नोट्स बनाइए बच्चों, क्योंकि आपको जो ये नोट्स मिल रहे हैं ये बहुत रिसर्च करके हम सवाल बनाते हैं। जवाब दीजिए। हाँ, फूल होता है बेटा, फूल होता है ना। हाँ, फूल होता है, पौधों का प्रजनन अंग फूल होता है। ठीक है, फल नहीं होता, फल फूल से बनता है, बीज भी फूल से बनता है, कली तो चलो बन रहा है, कली के बाद जो फूल बनता है वो पौधों का प्रजनन अंग कहलाता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? बहुत प्यारा सवाल। देखिए दिख रहा है ब्लड। पहले तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ये नोट पे कर लेना बेटा। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, थक्का नहीं बनता, ये नोट्स में हो जाना चाहिए, है ना। अब ये किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, ये सवाल आ गया, कैसे बताओगे? चलो, ये सवाल तो अच्छा है ना, ऐसे सवाल तो पूछे जाएंगे और ऐसे सवालों का जवाब तो आपको देने आना चाहिए। बताओ मुझे कमेंट करके, बताओ। हाँ, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया करेक्ट आंसर है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, है ना। विटामिन के की कमी से भी रक्त का थक्का नहीं बनता, याद रखना। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? हमारा शरीर है, अब शरीर में हम जो सांस ले रहे हैं, सांस वो जा रहा है फेफड़ों में, वो किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ये सवाल कैसे बनाओगे आप? अच्छा सवाल है ये, किसके माध्यम से होती है? कौन सा चीज है माध्यम का? जवाब देंगे, अच्छा सवाल है ये। हाँ, वीडियो अटक रहा है, वीडियो तो क्लियर चल रहा है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? आरबीसी के से होती है। आरबीसी में ऑक्सीजन घुल के बॉडी में आता है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी होता है वो रोगों से लड़ने के काम आता है, रोगों से लड़ने के लिए काम में आता है। प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है, जो जल जाते हैं ना, लोग जल जाते हैं, उनको ठीक करने के काम आता है। प्लेटलेट सेल क्या होता है? आपके शरीर में प्लेटलेट जो 4-5 लाख होते हैं ना, करीब करीब होते हैं, ये आपको आपकी बॉडी को मतलब जान बचाने के काम आते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, ये है रेड ब्लड, आरबीसी होता है ना, ये याद रखना बच्चों। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, मतलब जो एक इंसान में जो प्रजनन होता है उसकी सूचना कहां जाएगी? बताओ मुझे कमेंट करके। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं बच्चों, कमेंट करके बताओ। एंटीबायोटिक बनाने के लिए, हाँ बताओ प्रजनन, ये सवाल देखो आपको समझना पड़ेगा ना। समझिए, आप पूरे मानव का विकास किससे हुआ है? डीएनए से हुआ है। तो जो भी संबंधित सूचना है, अगर माता पक्ष का हो या पिता पक्ष का हो, वो किस में जाएगा? वो आपके डीएनए में जाता है बच्चों। किस में जाता है? आपके डीएनए में जाता है, इस बात को जानना। ठीक है, दिख रहा है आपका डीएनए, ये डीएनए ही बनता है। बाकी डीएनए चेक जब होता है, लिंग का निर्धारण करना बोलते हैं ना, तो पिता के से किया जाता है ना जांच, पिता के डीएनए का जांच किया जाता है, इस बात को याद रखना। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? देखो ये थार मरुस्थल है, अब ये जो वनस्पति उगा हुआ है, ये वनस्पति है ना, ये किस प्रकार की वनस्पति है? क्या बोलेंगे इसको? थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? जवाब दो कमेंट करके। अब देखो, थार में दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा, रेगिस्तान में कोई नहीं मिलेगा, जीरो आदमी भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? जीरो आदमी या जीरो व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। समझो ट्रिक को, थार मरुस्थल में दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा आपको। अब मैं आपको हिंट दे दिया हूं, आप समझ लो, जीरो आदमी भी नहीं मिलेगा, जीरो आदमी भी नहीं मिलेगा थार मरुस्थल में। भाई मरुस्थल में कहां पर रहता है? तो क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोफाइट मतलब जलीय पौधा होता है बेटा, हाइड्रोफाइट मतलब जलीय पौधा होता है, जलीय पौधा। बताओ क्या होगा आंसर? भाई जीरोफाइट्स कहते हैं उसको, जीरोफाइट्स कहा जाता है। थार मरुस्थल में कोई भी आदमी आपको देखने को नहीं मिलेगा,
क्या बोलेंगे, जीरोफाइट्स कहते हैं इसको। दूषित जल, है ना, दूषित जल पीने में कौन सा रोग होता है? अगर आप ऐसा पानी पी रहे हो जो दूषित है, तो दूषित जल पीने में कौन सा रोग होता है? कमेंट करके बताइए मुझे। दूषित जल पीने में कौन सा रोग हो सकता है? होता है सबको। देखिए, तपेदिक मतलब टीबी होता है। टीबी आपका गंदे पानी से नहीं होता। मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। इन्फ्लुएंजा किसके से होता है ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। दूषित जल पीने से क्या होता है? हैजा, 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 हैजा। देखो, हैजा क्या है? ज्यादा प्यास लगना, बार बार जी घबराना, ब्लड प्रेशर का कम होना, हृदय गति का बढ़ना, है ना। हैजा में उल्टी, दस्त, पैर में ऐंठन आना, ये है हैजा के लक्षण। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। ट्रकोमा या रोहा किस अंग की बीमारी है? कमेंट करके बताइए मुझे। ट्रकोमा या रोहा किस अंग की बीमारी है? गुर्दा, यकृत, आंख की फेफड़ा? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये ट्रकोमा किस अंग की बीमारी है ना। ये रोहा किस अंग की बीमारी है? गुर्दा, यकृत, आंख की फेफड़ा? जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? किसकी बीमारी है ये? जवाब दीजिए। हाँ, आंख की बीमारी है, आंख की बीमारी। आंख, आंख, लीवर नहीं है रे, आंख। ट्रकोमा या रोहा प्रमुख लक्षण आंख की बीमारी का है। अच्छा, एक बात याद रखना, एग्जाम में ये वर्ड तो बहुत बार पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, तो रोहा भी याद रखना, बच्चे गलत नहीं कर देना, ठीक है। चलो बताओ, है ना, हार्ट अटैक का कारण, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, क्यों आता है? बताइए मुझे कमेंट करके। हार्ट अटैक का क्या कारण? कि ब्लड में यूरिया का बढ़ जाना, ब्लड में प्रोटीन का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल के, कि ब्लड में शुगर का बढ़ जाना। हार्ट अटैक का कारण क्या है? अच्छा सवाल है ये। क्या है ये सवाल? अच्छा है। हार्ट अटैक का क्या कारण? तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड सीख पाओ, ब्लड में यूरिया का बढ़ना कोई कारण नहीं है हार्ट अटैक का, प्रोटीन का बढ़ना कोई कारण नहीं है, शुगर का बढ़ना कोई कारण नहीं है। अगर आप में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाता है। समझेंगे ड्राइंग में? अगर आप गौर से देख पा रहे हो, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड बह रहा है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो एरिया में भरा है, दैट कॉल्ड टू कोलेस्ट्रॉल। यही कोलेस्ट्रॉल होता है। ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। ये अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो ये आपके खून के प्रवाह को रोक देगा और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। इसी हार्ट अटैक को समझना है बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो, हाँ, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? प्लाज्मा पहले समझ लीजिए होता क्या है। जब कोई व्यक्ति जल जाता है, उसके शरीर के निर्माण के लिए, टिश्यूज के निर्माण के लिए प्लाज्मा रक्त से निकाल के चढ़ाया जाता है। मतलब अगर पूछा जाएगा कि शरीर के निर्माण के लिए, टिश्यूज के निर्माण के लिए रक्त से क्या निकाल के चढ़ाया जाता है? आप बताएंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है बच्चों, प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है, ये याद रखिए। तो मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? मानव रक्त है ना, प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? जवाब देंगे मुझे कमेंट करके। और ये कंटेंट याद रखना है, ये प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है मानव रक्त में? बताएंगे मुझे। 55%, बट अभी 50%। नहीं, आप इसको लेके चलेंगे कि मानव रक्त का प्लाज्मा, ठीक है ना, इसको ठीक कर लो, ये इसको 55 ही कर लो। एक काम करते हैं ना, ये इसको 55% कर लो, ठीक, 55% कर लो। 55% के करीब करीब रहता है मानव रक्त में प्लाज्मा। कितना होता है प्लाज्मा? ठीक है, देखो ये मैं जो ड्राइंग दिखा रहा हूं उसमें 55% प्लाज्मा है, 1% बफी है ना, और 45% रेड ब्लड सेल है, मतलब ये जो आरबीसी है। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ना। ठीक है, कितना होता है? 55%। तो सही डेटा याद रखिए, 55% होता है बच्चों। और आरबीसी 45% होता है, गलत नहीं होना चाहिए। एंजाइम का सहायक होता है, कमेंट करके बताइए। श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, कि प्रजनन में? एंजाइम का सहायक श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, कि प्रजनन में? जवाब देंगे मुझे। एंजाइम समझते हो ना? एंजाइम, हमारे शरीर में एंजाइम से बहुत सारे काम होते हैं, मगर एंजाइम में काम नहीं हो सकता। बताइए मुझे। हाँ, एंजाइम में सहायक होता है श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, कि प्रजनन में? बताइए कमेंट करके क्या होगा। हाँ, भोजन के पाचन में। एंजाइम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अंदर होता है, जो खाना पचाने में सहायक होता है। खाना पचाने में क्या होता है? सहायक होता है। याद रखने वाला टर्म्स है, याद रखेंगे। ये दिख रहा है आपको, कई प्रकार की गतिविधियां होती है एंजाइम में। शरीर के अंदर केमिकल चेंज मेंटेन करता है, खाना पचाने में सहायक होता है, हर प्रकार की प्रक्रिया करता है एंजाइम, ठीक है। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहां पाई जाती है? यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया। टीबिया, हाँ, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहां पाई जाती है? यह सवाल तगड़ा है। जवाब देंगे मुझे कमेंट करके। टीबिया
नामक अस्थि मानव शरीर में कहां पाई जाती है? खोपड़ी में, हाथ में, टांग में कि चेहरे में? जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है ये, और ये अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों। जवाब देंगे कमेंट करके। हाँ, टांगों में पाई जाती है टीबिया। देखो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये लाल कलर का हिस्सा दिख रहा है आपको, यही तो है टीबिया। ठीक है, तो याद रखिए, मैं ड्राइंग इसलिए दिखाता हूं कि आपको अच्छे से चीजें याद हो जाए, गलत ना हो या आपसे रॉन्ग ना हो या कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। पौधों के रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताओ मुझे कमेंट करके। पौधों के रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ मुझे। अच्छा क्वेश्चन है। पादप, रोग विज्ञान, शारीरिक या माइकोलॉजी? बताओ क्या बोला जाता है? पौधों के रोग विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अच्छा सवाल है, बताइए कमेंट करके क्या कहा जाता है। और इसी टाइप के सवालों को पढ़ना है आपको, छोड़ना नहीं है। क्या कहा जाता है बताओ मुझे? पादप कारिकई, बताइए। पौधों के रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रोग के अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, पौधों के अध्ययन की बात नहीं हो रही है, पौधों के रोग के अध्ययन क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हो, पौधों में ये रोग देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे रोग है, ये जो रोग है, इसको समझना है बच्चों, है ना। पौधों के क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। इस बात को सारे बच्चों याद रखना। बताओ मुझे, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? चलो, ये सवाल भी आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, ग्रीवा में, बताओ कहां स्थित होती है? और ये सवाल एग्जाम में आता है बच्चों, जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, हाँ, मस्तिष्क में होती है ना, करेक्ट आंसर है। ये देख लो, है ना। पीयूष ग्रंथि कहा जाता है उसको, देख लो यहाँ कने, ये दिख रहा है आपको छोटा वाला, ये छोटा वाला, 2 मिनट, ये छोटा वाला, ये यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है बच्चों, वरना एग्जाम में फंस जाएगा। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? देखो, इसको सिंपल तरीका का याद, तरीका वही है, जो विटामिन दूध को फाड़ देगा वो दूध में नहीं पाया जाएगा। जो विटामिन दूध को फाड़ देगा, नुकसान कर देगा, है ना, वो दूध में नहीं पाया जाएगा। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो जो विटामिन दूध को फाड़ देगा वो दूध में नहीं पाया जाएगा। विटामिन सी, भाई ये दूध को फाड़ देगा, है ना। भाई विटामिन सी के फायदे भी है अगर दूध को फाड़ता है तो, है ना। ये फायदे बाद में पढ़ लेना, हमारे एग्जाम में ये सवाल आएगा कि भैया कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया? विटामिन सी। विटामिन डी आपको सूर्य की रोशनी से मिलता है, या आपको ये मछली से मिलता है। ये तो आपको आंवला में मिलेगा, आपको खट्टे पदार्थों में। विटामिन बी का टैबलेट ए आपको गाजर में मिल जाएगा, है ना। तो आपको सोर्स भी याद रखना है कि कौन सा विटामिन कहां पाया जाता है। अगर उस सोर्स से सवाल पूछेगा तो आप उसको अच्छे से बता सको, आपसे गलत ना हो बच्चों। ठीक है, अगला सवाल कार्बोहाइड्रेट में आता है। कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे, जो आपके शरीर को ताकत दे रहा है। बगैर कार्बोहाइड्रेट के आपके शरीर को ताकत नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखना, बगैर शरीर के ताकत से, ताकत चाहिए ना, आपको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। बगैर कार्बोहाइड्रेट के आपको शरीर को ताकत नहीं मिलेगा। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट में आता है, जवाब दीजिए। स्टार्च और शर्करा। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है? स्टार्च मिलेगा और शर्करा। कार्बोहाइड्रेट में वसा नहीं मिलता आपको, वसा वाले टर्म्स को काट देना बच्चों। प्रोटीन भी नहीं मिलता, प्रोटीन अलग चीज है, प्रोटीन अलग है, कार्बोहाइड्रेट अलग है। स्टार्च और शर्करा बच्चों, ठीक है। ये कार्ब्स है, ये इतने सारे कार्ब्स है, याद रखेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी है, अलग अलग प्रकार के कार्ब्स है। सारे कार्ब्स आपको याद रखना है, सारे कार्ब्स को आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में आता है स्टार्च और शर्करा, याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज का सवाल 61 तक, मतलब 40 तक लिया था मैंने। जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार हमारे सेशन को ज्वाइन किए हैं, देख लीजिए, अगर जब तक आप ऐसे पढ़ाई डिटेल वाइज नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में समझ नहीं आएगा। तो टेस्ट सीरीज दीजिए जो हम ले रहे हैं विज्ञान के प्रश्न के।